हेलो डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपीएन एजुकेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी की क्लासेस। ठीक है, सामान्य हिंदी में जो वर्णमाला पहला चैप्टर है उसको हम लोग अच्छे से आज पढ़ेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्णमाला कहते किसे हैं। ठीक है, वर्णमाला कहते किसे हैं? वर्णों की व्यवस्थित समूह, जैसे वर्ड लिखा हुआ है वर्णमाला। ठीक है, वर्ण की माला। ठीक है, वर्णों की व्यवस्थित समूह। ठीक है, अब व्यवस्थित समूह किसे कहते हैं? जैसे कि व्यवस्थित समूह, जैसे हमें पता है कि क लिखे हम, फिर ख लिखेंगे, फिर ग लिखेंगे, मतलब इसकी व्यवस्थित क्रम हमें पता है। ठीक है, व्यवस्थित क्रम में बैठाना ही क्या होता है? वर्णमाला कहता है, होता है, मतलब व्यवस्थित समूह होता है। ओके, तो जो वर्णमाला होता है, वर्णों की व्यवस्थित समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। ओके, समझ में आया इतना? और ये होते कितने हैं? 3 होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ओके, पहला होता है अक्षर। ठीक है, दूसरा होता है वर्ड, और तीसरा होता है ध्वनि। ओके, ठीक है ना? आप लोग अपने नोटबुक में क्या करेंगे? इसको लिखते चलेंगे। ठीक है ना, पूरा नोट डाउन करेंगे अच्छे से, ताकि कभी कोई दिक्कत ना आए। ठीक है ना? चलिए, तो ये जो वर्ड होती है और ध्वनि होती है, ये दोनों क्या होता है? सेम होता है। ठीक है ना, ये सेम होता है, दोनों सेम होता है। मतलब वर्ड को हम लोग ध्वनि कहते हैं और ध्वनि को वर्ड, दोनों एक ही है। ओके, और जो ये अक्षर है ना, ये 2 वर्णों को मिला करके एक अक्षर बनता है। ठीक है, 2 वर्णों को मिला करके एक अक्षर बनता है। जैसे कि हम लोग ले लिए, जैसे क ले लिए, क ही ले लिए। क क्या है? एक अक्षर है। ठीक है ना, अक्षर है। तो ये किससे मिलकर बना है? ये 2 वर्णों से मिलकर के बना है। ठीक है ना, पहला है क, जो ये है, और प्लस अ। ठीक है, इससे मिल करके हमारा क्या बना है? क बना है। ठीक है, तो ये 2 वर्ण हो गया, वर्ण कहिए या ध्वनि कहिए इसे। ये क हो गया और अ हो गया। ठीक है ना, 2 वर्ण मिल करके एक अक्षर बनता है। ठीक है, अक्षर भी हमें समझ में आ गया कि 2 वर्णों के मेल से हमारा क्या होता है? एक अक्षर बनता है। ठीक है, समझ में आ गया इतना? समझ में आ गया, एकदम क्लियरफाई है ना? जैसे मतलब कि देखिए, ये क बना है ना, तो ये पूरा एक ही वर्ड नहीं है, इसमें 2 वर्ण मिल करके क बना है। आधा क है प्लस अ है। ठीक है ना, कोई भी अक्षर हमारा क्या होता है? बिना स्वर के वो नहीं लिखा जा सकता है या बोला जा सकता है। ठीक है, ओके। और एक चीज़ और हम लोग जानेंगे, जो ये अक्षर होता है ना, अक्षर, आप लोग नोट डाउन करेंगे, इसको नोट बना करके लिखेंगे पूरा। कभी विनाश न होने वाला। ठीक है, ये कभी विनाश नहीं, कभी नष्ट नहीं होता है। अक्षर जो है ना, ये कभी नष्ट नहीं होता है, और 2 वर्णों को मिला करके एक अक्षर बनाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। जैसे वर्ण विच्छेद होता है ना, जैसे वर्ण विच्छेद जब हम लोग करते हैं, तो उसमें लिखा होता है कि वर्णों की जो विच्छेद करना होता है ना, ये शब्द विच्छेद नहीं है, ये वर्ण विच्छेद है। ठीक है, जैसे हमने ले लिया राम। ठीक है, तो ये राम कैसे लिखा हुआ है, ये हमें जानना है कि ये जो राम लिखा हुआ है, ये कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो र है, इसमें आधा र। ठीक है, प्लस आ है, प्लस म है, ये प्लस अ है। ठीक है, इतने अक्षर से मिल करके क्या बना? इतने वर्ड से मिल करके हमारा जो राम है ये बना है। ठीक है, तो ये हमारा वर्ड विच्छेद हो गया। आप लोग को समझ में आ रही है ना चीज़ें? अगर नहीं समझ में आएगी तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि मैम ये हमें चीज़ें नहीं समझ में आ रही है। ठीक है ना, तो हम उसको क्या करेंगे? और अच्छे से डिफाइन करेंगे। ओके, अगर नहीं समझ में आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया मैं वर्ड विच्छेद कैसे करना है। जैसे एक और एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे आदित्य। ठीक है, हमने यहाँ पे आदित्य लिख दिया, तो इसका वर्ड विच्छेद हमें कैसे करना है?
तो ऐसे इसका होगा आ प्लस द प्लस ई प्लस त प्लस य प्लस अ। ठीक है ना, इतना मिल करके आदित्य बना है। अब समझ में आ गया। जैसे कि ये आ है तो आ हमने लिख दिया, ये द है दी है ना, तो यहाँ पे अ नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, ई लगेगा। ठीक है ना, तो द जो है ये आधा हो जाएगा और जो ई है ई का मंत्रा इस पे लगा हुआ है ना, तो ई इसमें लिखेंगे। फिर तो आधा पहले से है तो आधा ही रहेगा। ठीक है ना, फिर य है और य में क्या है, हलंत है, फिर अ है। ठीक है, अब तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा ना कि कैसे वर्ड विच्छेद किया जाता है। ठीक है, अब आगे हम लोग चलें, आगे हम लोग वर्ण पे चलते हैं। ठीक है, वर्ण पे आगे चलते हैं। ओके, जो वर्ण होता है इससे कितने भागों में बांटा गया है, वर्ण को यानी ध्वनि को कितने भागों में बांटा गया है ये हमें जानना है। ठीक है, तो एक हो गया स्वर, दूसरा हो गया व्यंजन, ओके, और तीसरा क्या है, अयोगवाह। एक अयोगवाह को भी हम लोग पढ़ते हैं इसमें। ठीक है, ठीक है ना। तो जैसे कि हमने बताया, एक वर्ण जो ध्वनि होता है, वर्ण होता है, उसे 3 भागों में बांटा गया है। ये क्वेश्चन आता है हमारा कि वर्ण कितने भागों में बांटा गया, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, तो हम लोग बताते हैं कि 3 प्रकार के होता है। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं, स्वर हो गया, व्यंजन हो गया और अयोगवाह हो गया। ठीक है ना, तो जो स्वर है ये क्या होता है, इसका परिभाषा ये है कि जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाए। ठीक है ना, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाए। ठीक है ना, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोला जाए। ठीक है ना, स्वर हमारा क्या होता है, स्वतंत्र होता है, क्योंकि उसको बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण का, किसी दूसरे ध्वनि का हमें कोई सहायता लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो अपने आप में क्या है, स्वतंत्र है, वो अपने आप में परिपूर्ण है। ठीक है, वो दूसरे स्वर की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है ना, अब व्यंजन जो है ये क्या है, व्यंजन जो हमारा है ये जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाए। ठीक है, सहायता से बोले जाए। ओके, क्लियर हो गया इतना। तो जो स्वर होता है ना, ये स्वर जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाए। ठीक है, और व्यंजन वे होते हैं, व्यंजन का परिभाषा है जो वर्णों की सहायता से बोला जाए। ठीक है, जैसे हमने अभी बताया ये वर्ण हो गया अ। ठीक है, तो अ तो किसी स्वर हो गया हमारा अ। ठीक है, तो अ तो हमें बोलने के लिए किसी दूसरे ध्वनि की जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि अ क्या है, स्वतंत्र रूप से आप बोल पा रहे हैं अ। ठीक है, और जो व्यंजन में जैसे हमने लिया क या फिर ग ही ले लिया। ठीक है, ग ले लिया। ठीक है, तो ग जो है ना ये पूरा पूर्ण नहीं है, क्योंकि इसमें स्वर की सहायता हमें पड़ रही है, इसकी स्वर की सहायता, इसकी ज़रूरत हमें पड़ती है। जैसे कि ये हो गया ग प्लस अ। ठीक है, तब मिला करके ग बनता है। ओके, समझ में आ गया इतना चीज़ें। जो वर्णों की सहायता से, देखिए वर्ण इसमें क्या कर रहा है, सहायता कर रहा है। ठीक है ना, जो इस स्वर है ना, इस व्यंजन वर्ण में स्वर जो है इसका बोलने में क्या कर रहा है, इसकी सहायता कर रहा है। ओके, समझ में आ गया। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोला जाता है वो हमारा क्या होता है, व्यंजन कहलाता है। ठीक है ना, व्यंजन कहलाता है। ओके, समझ में आ गई। आप लोग इसे क्या करेंगे, ज़रूर लिखेंगे कॉपी में। ठीक है ना, अपने नोटबुक में ज़रूर इसे लिखेंगे। अब हम लोग अयोगवाह के बारे में जानेंगे। अयोगवाह जो होता है, ठीक है ना, अयोगवाह तीसरा हमने बताया था। अयोगवाह ये
अयोगवा जो होता है ना, ये ना ही स्वर होता है और ना ही व्यंजन होता है। ठीक है ना। जो अयोगवा होता है ना, ये न तो स्वर है और न ही व्यंजन है। ठीक है ना। जो अयोगवा होते अयोगवा होते कितने हैं, कौन कौन से अयोगवा होते हैं, ये हमें बताना है। पहला होता है हमारा अनुस्वार। ठीक है ना। अनुस्वार होता है अयोगवा में, जैसे कि ये अ लिखा गया और इस पे बिंदी, ठीक है, चंद्र बिंदी जिस पे लगा हुआ है, यानी कि अंग, हम लोग इसको स्वर में पढ़ते हैं। वही हमारा क्या हो गया, अनुस्वार जो है, अंग की मात्रा जो होती है ना चंद्र बिंदु पे, वो अनुस्वार हो गया, ये अयोगवा है। ठीक है ना। और दूसरा क्या है, विसर्ग है। ठीक है। विसर्ग में ये अह की मात्रा जो होती है ना बिंदी, ये हमारा विसर्ग हो गया। ठीक है। यही दोनों क्या है, अयोगवा है। ठीक है। ये अयोगवा, और इससे हम लोग किसी में भी गिनती नहीं करते हैं इसका। ठीक है ना। ये ना ही इसका हम लोग स्वर में ना ही इसका गिनती करते हैं और ना ही व्यंजन में। ठीक है। ये कुछ भी नहीं है। ओके। ये इसको इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया है, अयोगवा दिया गया है। ठीक है। और वर्ण की एक ये प्रकार है। समझ में आ गई इतनी चीज़ें। ठीक है ना। अब अगला हम लोग देखेंगे स्वर जो होता है, स्वर किसे कहते हैं, स्वर के प्रकार कितने होते हैं, ये सब हम लोग देखेंगे। ठीक है। ओके। स्वर की जो प्रकार, स्वर कितने होते हैं, पहले ही हम लोग ये जानेंगे, जो स्वर होता है वो कितना होता है। ठीक है ना। ओके। जो स्वर होता है ना, ये देखिए, अ, आ हो गया, छोटी ई, बड़ी ई, ओ, बड़ा ओ, री, ए, ऐ, ओ और अ। ठीक है ना। क्लियर हो गया। अब इसे हम लोग काउंट करेंगे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और 11। ठीक है। ये हमारा स्वर कितना है, 11। समझ में आ गई। और ये क्या है, बस लिखने के आधार पे 11 होता है। ठीक है ना। लिखने के आधार पे हमसे ये पूछा जाता है क्वेश्चन में, पेपर में, स्वर है जो, वो लिखने के आधार पे कितने होते हैं, तो हमें क्या बताना है, 11 बताना है। ठीक है ना। ये लिखित रूप में हमारा 11 होता है स्वर, और बोलने के रूप में हमारा कितना होता है, 10 होता है। ठीक है। और मूल जो स्वर होता है वो भी 11 होता है। ठीक है ना। मूल स्वर हमारा मूल स्वर 10 होता है, सॉरी, मूल स्वर जो है वो 10 होता है, और केवल लिखित भाषा में 11 होता है, और बोलने के भाषा में क्या होता है, 10 ही होता है। किसको हम लोग इसमें हटा देते हैं, री को। ठीक है ना। री को हम लोग इसमें बोलने की भाषा में नहीं लेते हैं। ओके। री को क्या करते हैं, हम लोग हटा देते हैं। समझ में आ गई इतनी चीज़ें। ठीक है ना। इसको आप लोग लिखते चलेंगे। जो 11 जो है ये स्वर, ये बस लिखने की भाषा में है, और बोलने के लिए क्या कितना है, 10 है। मूल भाषा, मूल जो स्वर है वो हमारा 10 है। ठीक है। किसको हम लोग हटा देते हैं, री को हटा देते हैं। ठीक है ना। समझ में आ गई। अब हम लोग देखेंगे स्वरों के प्रकार के बारे में। ठीक है। स्वर के कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जो स्वर के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है। स्वरों के प्रकार। ओके। स्वरों के जो प्रकार है वो कितने होते हैं, जो स्वर के प्रकार होते हैं वो 2 होते हैं। ठीक है ना। समझ में आ गई। स्वर के 2 प्रकार होते हैं। पहला है हर्ष व स्वर, और दूसरा है दीर्घ स्वर। ठीक है। ठीक है ना। समझ में आ गई। समझ में आ गई ना। जो स्वरों के प्रकार होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वर कितने होते हैं,
तो स्वर जो है लिखित भाषा में 11, बोलने की भाषा में 10 और मूल स्वर हमारा 10 होता है, ठीक है ना। अब स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, ठीक है। एक प्लुत स्वर भी होता है, लेकिन आजकल उसका कोई मतलब उतना वो नहीं है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन में तो उसका प्लुत स्वर जो होता है ना वो हम आगे बताएंगे इसमें, ठीक है। लेकिन हमारा मूल जो है ह्रस्व और दीर्घ है, पढ़ना है हमें, ठीक है ना। ओके, तब इसे हमें बताना है कि जो ह्रस्व स्वर होते हैं वो 4 होते हैं, ठीक है ना, और बाकी 7 हमारे जो कौन होते हैं वो दीर्घ होते हैं। समझ में आ गई, ठीक है ना। तो इसमें होता है अ, ई, उ और री, इससे हम लोग री इसमें लेते हैं, ठीक है। जो अ, उ, ई होता है, छोटा उ और री, ये चारों क्या है, ह्रस्व है, यानी छोटा है। ह्रस्व मतलब क्या होता है, छोटा होता है। दीर्घ मीन्स बड़ा, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना दीर्घ, गुरु, ये लघु, ये सब क्या है, ये उसी का रूप है, ठीक है ना। ह्रस्व मीन्स होता है छोटा, छोटा रूप, और दीर्घ मतलब होता है बड़ा रूप, ठीक है ना। तो जो अ है, छोटी ई और छोटा उ और री, ये 4 हमारे क्या होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं। समझ में आ गई, ठीक है ना। और जो दीर्घ स्वर होते हैं वो 7 होते हैं, इसमें हम अभी बताएंगे इसमें, ठीक है। जो ह्रस्व स्वर होते हैं उसमें आ गया, सॉरी, दीर्घ स्वर जो होते हैं दूसरा नंबर का, दीर्घ स्वर 7 होते हैं। अब इसमें कौन कौन से होते हैं ये देखेंगे। आ होता है, आ, बड़ी ई और उ, ठीक है ना। ये 3 हो गया दीर्घ स्वर में, ठीक है। और इसमें होता है एक और ए, ओ और अ, ठीक है ना। तो इसका अलग अलग नाम है, ये भी हमें बताना, मतलब देखिए, ये हो गया 3 ये और 4 ये, ठीक है, 7 हो गया। 7 क्या हमारे दीर्घ स्वर है, ठीक है। समझ में आ रही है चीज़ें। तो आ, ई और आ जो है, बड़ी ई है और बड़ा ऊ जो है ना, ये हमारा मूल स्वर बोला जाता है, ठीक है। ये मूल स्वर इसे कहा जाता है। समझ में आ गए, ठीक है ना। और जो ए ओ औ होता है ना, ये होता है संयुक्त स्वर, ठीक है। इसे संयुक्त स्वर बोला जाता है, ठीक है। ये संयुक्त स्वर है, ठीक है ना। जो दीर्घ स्वर में 7 होते हैं उसमें भी अलग अलग है, जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ हो गया, वो मूल स्वर हो गया, ठीक है। और जो ए ओ औ है ना 4, ये हमारा संयुक्त स्वर हो गया, ठीक है ना। समझ में आ गई। अब आप लोग के मन में ये होगा कि ये कैसे संयुक्त स्वर है, तो किससे किससे मिलकर बना है, ये मतलब बता दें, ठीक है। तो ये भी हम बता दे रहे हैं, देखिए इसमें जो है ना, ए जो है, ए था, ए था, ए था, ओ था और औ था, ठीक है, यही था ना। तो इसको हम बताएंगे कि इसमें कौन कौन से होते हैं, ठीक है। ये होता है अ प्लस ई से मिल करके हमारा क्या बनता है, ए बनता है, ठीक है। अ प्लस ई से मिल करके ए बनता है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है ना। ये परीक्षा में बहुत, मतलब ये जानी कि इतना छोटा होता है, और फिर यही सब क्या होती है, भूल जाती है। जो बड़ी चीज़ें होती है वो जल्दी नहीं भूलती है, छोटी चीज़ें जल्दी भूल जाती है, ठीक है ना। तो जो अ प्लस ए से मिल करके हमारा क्या बना है, ए बना है, ठीक है। इसमें हम बताएंगे जो ओ है वो अ प्लस ऊ से मिल करके ओ बना है। आप लोग बोल करके भी देखिए, ओ ओ ओ, तो अ और ऊ, ठीक है, इसमें आ रहा है ना बोलने के आधार पे। तो यही हो गया, ऐसे ट्रिक से हम लोग याद रख सकते हैं, ठीक है ना। और ये तो बहुत ही आसान है, ओ वो, ओ और ओ, ठीक है। अ प्लस ओ से मिल करके हमारा अ बना है। समझ में आ गई, ठीक है।
आप लोग इसे जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे। फिर आगे चलते हैं। अब हमने जो बताया था प्लुत स्वर बताया था ना तीसरे नंबर का, उसको हम डिफाइन करेंगे, इसमें बताएंगे इसमें कौन सा होता है प्लुत स्वर। जो तीसरा होता है ना स्वर के प्रकार में तीसरा होता है प्लुत स्वर, उसे हम लोग देखेंगे। जिसको बोलने में प्लुत स्वर किसे कहते हैं, इसका परिभाषा है जिसको बोलने में 3 गुना ज़्यादा समय लगे। ठीक है ना, जिसको बोलने में 3 गुना ज़्यादा समय लगे वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। समझ में आ गई। अब ये कैसे हो गया 3 गुना ज़्यादा समय लगे, मतलब जैसे कि हर्ष स्वर को बोलने में हमें अ कम समय लगा, दीर्घ स्वर में आ गया आ, तो अ से ज़्यादा समय आ बोलने में लगा हमें। ठीक है ना, आप लोग बोल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि हमें हर्ष स्वर पे अ आया तो अ बोलने में हमें जितना समय लगा उसके 2 गुना समय लगा हमें आ बोलने में। ठीक है, यानी दीर्घ को बोलने में। तो वही चीज़ें यहाँ पे है जो प्लुत स्वर होता है, जैसे खींच के बोलना, मतलब खींच के, जैसे समझ में आया कि जैसे कोई 2 वर्ड का शब्द बोलना है हमें ना, 2 वर्ड का शब्द बोलना है हमें, तो क्या करना है कि पहला और दूसरा को मतलब बहुत दूर करके बीच में लय लगा करके ऐसे बोलते। समझ में आ गई चीज़ें। जैसे कि एग्जाम्पल में हम बताएंगे, एग्जाम्पल इसका है, जैसे आप ओम बोलिए, ओम बोलते हैं तो ओ बोलते हैं, फिर बीच में क्या करते हैं उसको ऐसे मतलब खींच तान के क्या करते हैं लंबा कर देते हैं, फिर मतलब ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, वही हो गया इसके 3 गुना, यानी कि जो जैसे कम समय लगा हर्षों में उसके 2 गुना लगा दीर्घ में, और उसके 3 गुना लगा हमारा प्लुत में। समझ में आ गई चीज़ें। जैसे ओम हम लोग बोलते हैं तो ओम ऐसे जल्दी थोड़े बोल देते हैं, ऐसे ओम ऐसे बोलते हैं ना, खींच के लंबा करते हैं फिर इसे। तो यही हो गया, समझ में आ गई होगी चीज़ें, हमें इतना मतलब आशा करती हूँ कि समझ में आ गई आप लोगों को। ठीक है, जैसे राम ही बोल लीजिए, अगर किसी को दूर से बुलाना हो तो जैसे राम को बुलाना हो तो ऐसे राम, तो ऐसे आप राम थोड़े बोल देंगे, ऐसे राम ऐसे करके बोलेंगे ना, तो फिर ऐसे क्या होगा, खींच करके इसको बड़ा कर दिया, मतलब ज़्यादा समय इसमें लगा दिया बोलने में। ठीक है, तो यही क्या होता है हमारा प्लुत स्वर होता है। समझ में आ गई। ठीक है, आगे चलें। समझ में आ गई ना। ठीक है, आशा है समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, जब लाइव क्लास लेंगे तो फिर आप लोग कमेंट करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगी कि आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि जीभ के आधार पर कौन कौन से होते हैं। जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। ठीक है ना, दूसरा है जीभ के भाग के आधार पर। ठीक है, आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है ना, ठीक है। ये हमसे पूछा जाता है कि जिह्वा के आधार पर स्वर कितने होते हैं। पूछा जाता है ना, क्वेश्चन में आता है ना कि जिह्वा के आधार पर स्वर होते हैं वो कितने होते हैं, तो हमें बताना होता है कि 3 होते हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ठीक है, तो वही हमें बताना है, इसमें पढ़ना है। जो जीभ के भाग के आधार पर होता है स्वर वो 3 होता है। ठीक है ना, 3 होता है। ओके, पहला होता है अग्रस्वर, दूसरा होता है मध्य स्वर, और तीसरा होता है पश्च स्वर। ठीक है, समझ में आ रही है ना आप लोग को। ओके, तो अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अब ये तो कभी भूलेगा नहीं ना कि जिह्वा के भाग के आधार पर स्वर जो होता है वो 3 प्रकार के होता है।
ये हमें ऐसे प्रैक्टिकली भी समझ में आनी चाहिए। जो जीभ के आधार पे बोलने वाला जो मतलब स्वर होता है वो 3 प्रकार से बोला जाता है। एक अगले जीभ के अगले भाग से यानी अग्र भाग से, ठीक है, और एक जीभ के बीच वाले हिस्से से यानी मध्य स्वर जो हो गया, ठीक है ना। और जीभ के अंदर से जो निकलता है वो आ, जैसे अब हम बोलेंगे तो क्या, वह अंदर से निकल रहा है, जीभ के सबसे पिछले हिस्से से वो आवाज़ निकल रहा है, तो वो क्या हो गया, पश्च स्वर हमारा कहलाएगा, ठीक है ना। समझ में आ गई। तो अब हम इसे देखेंगे, अब देखेंगे इसे कि जो अग्र स्वर होता है वो कौन कौन सा होता है। अग्र स्वर, पहले का अग्र स्वर में आता है ई, बड़ी ई, ए और ए, ठीक है। ये अग्र स्वर से बोला जाए, मतलब अग्र जीभ के अग्र भाग से यानी आगे वाला भाग से हम ये चीज़ें बोलते हैं, जैसे ई, ए। आप लोग बोलकर प्रैक्टिस कर सकते हैं कि जो ये हम चीज़ें बोल रहे हैं ना, ये जो वर्ड बोल रहे हैं ये जीभ के अगले भाग से बोल रहे हैं, ठीक है ना। अग्र भाग से यानी जीभ के जो अगला हिस्सा है ना उससे हम लोग बोल रहे हैं, मतलब वो चीज वो उसमें टच हो के बोल आवाज़ें निकल रही हैं, तो वो हो गया हमारा अग्र स्वर, ठीक है। और अग्र स्वर होते कितने हैं, 4 होते हैं, ठीक है, समझ गए। दूसरे नंबर पे आते हैं मध्य स्वर, ठीक है। मध्य स्वर कौन से होते हैं, मध्य स्वर में हम लोग एक ही बोलते हैं, ठीक है, अ को, ठीक है ना। अ जो होता है ये जीभ के बीच वाले हिस्से से आता है, मध्य भाग से हमें ये आवाज़ें निकल के आती है, ठीक है। तो ये हो गया मध्य स्वर, मध्य स्वर एक ही होता है अ, ठीक है ना। अब तीसरा हम लोग देखेंगे पश्च स्वर क्या होता है। पश्च स्वर होता है जैसे अभी हमने बताया कि आ, आप लोग आ बोल करके देखिए, आ जो है ना वो जीभ के एकदम निचले यानी लास्ट वाले भाग से निकल के एकदम अंदर से पीछे से निकल कर के आएगी, और पश्च का मतलब होता है पीछे, ठीक है ना। तो ये पिछली स्वर है, समझ में आ गई। से आ हो गया, ऊ हो गया, बड़ा ऊ, ओ और औ, ठीक है ना। ये 5 हो गई, ठीक है, समझ में आ गई इतनी चीज़ें। तो ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। 10 हमारी क्या हुई, री को हमने निकाल दिया है, उसको अलग कर दिया है। अब इसी के बारे में हमें बस पढ़ना है, ठीक है, समझ में आ गई, ठीक है ना। अब तीसरे नंबर पे चले हम लोग कि मुंह के आधार पे जो स्वरों का है वर्गीकरण वो कितने प्रकार के होते हैं, उसको हमें देखना है। इतनी चीज़ें आप लोग क्लियर हो गई ना, समझ में आ गई, ठीक है। अगले तरफ चलते हैं, जो तीसरा नंबर का है ना, तीसरे नंबर पे हम लोग चलेंगे। मुंह खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है। मुंह खुलने के आधार पे स्वरों का हमें वर्गीकरण करना है, ठीक है। समझ में आ रही है ना, ठीक है। चलिए तो देखते हैं इसमें जो स्वर मुंह के आधार पे जो होता है स्वर वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जीभ के आधार पे स्वर ये हो गया 3 होते हैं, और मुंह के आधार पे स्वर 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, समझ में आ रही है, ठीक है ना। और जो पहला था हमारा वो स्वर के प्रकार जो था वो 2 प्रकार के था, ठीक है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, मतलब 3, जैसे कि 3 ही हम लोग बोल सकते हैं। वो ऑप्शन के अनुसार उसको हमें ट्रिक करना होता है कि उसमें क्या दिया हुआ है, समझ में आ गई, ठीक है ना। तो दूसरा हमारा था जीभ के आधार पे स्वर जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, ठीक है। अब मुंह खोलने के आधार पे जो स्वरों का वर्गीकरण है वो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, 4 प्रकार के होते हैं, समझ में आ गई। पहला हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा,
ये हमें बताना है। पहला हमारा है समृत स्वर, ठीक है ना, समृत स्वर, ठीक है। दूसरा हो गया अर्ध समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर, ठीक है। तीसरा है विवृत स्वर, ठीक है। चौथा है अर्ध विवृत स्वर, ठीक है ना, अर्ध विवृत स्वर, ठीक है। समझ में आ गई। पहला है समृत स्वर, दूसरा है अर्ध समृत स्वर, तीसरा है विवृत स्वर और चौथा है अर्ध विवृत स्वर, ठीक है। समझ में आ गई ना। जैसे कि समृत स्वर में हम अभी डिफाइन करेंगे इसमें कि कौन कौन से होते हैं, उसके बाद बताएंगे कि कहते किसे हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया हमारा कि जो मुंह के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है वो 4 प्रकार से किए जाते हैं, ठीक है। समृत, अर्ध समृत, विवृत और अर्ध विवृत, ठीक है ना। ओके, तो जैसे कि पहला हमने बताया कि समृत, पहला हो गया समृत स्वर, ठीक है। तो समृत स्वर में कौन कौन से होते हैं? ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ई और बड़ी ई, ठीक है ना। जैसे ऊ, ऊ, ई और ई। जैसे हम बोल रहे हैं, जैसे कि ऊ बोल रहे हैं तो क्या हो, थोड़ा सा मुंह खुले, मतलब समृत स्वर का मतलब है कि बोलने पे थोड़ा सा मुंह खुले तो ये समृत स्वर कहलाएगा, ठीक है। और अर्ध समृत में जैसे ओ हो गया, ए हो गया, तो मतलब थोड़ा सा मुंह क्या हो, थोड़ा ज़्यादा खुले, ठीक है। समझ में आ रही है चीज़ें। दूसरे में इसमें 4 होते हैं, ठीक है, इसमें 4 होते हैं समृत स्वर में, ठीक है ना। और दूसरा जो है, दूसरा था हमारा अर्ध समृत स्वर था। ओके, तो इसमें 2 आते हैं, ओ और ए, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मतलब मुंह खुलेगा। समझ में आ रही है चीज़ें। और जो तीसरा हमने बताया था, तीसरा ये विवृत स्वर। विवृत स्वर में क्या होगा, मुंह हमारा ज़्यादा खुलेगा, यानी अंदर से आवाज़ निकल के आएगी, तो वो बोलने के आधार पे। तो विवृत स्वर में हमारा आ गया आ। जैसे हम लोग आ बोलते हैं तो पूरा मुंह क्या करता है, खुल जाता है। समझ में अगर आ रही है ना चीज़ें, प्रैक्टिस करके आप लोग प्रैक्टिकली अगर हम लोग समझते चलेंगे तो क्या होगा, ये चीज़ें भूलेंगी नहीं कभी, ठीक है ना। तो जो विवृत स्वर में आ गया हमारा आ गया, जैसे आ बोलने के आधार पे क्या, विवृत का मतलब बड़ा मुंह, विवृत मने बड़ा, ब मने ब वैसे करेंगे, बड़ा मुंह खुलेगा, तो ये हो गया विवृत स्वर। समझ में आ रही है, ठीक है ना। और चौथा था हमारा, चौथा था अर्ध विवृत, ठीक है, अर्ध विवृत स्वर, ठीक है। और अर्ध विवृत में कौन कौन से आते हैं, अर्ध विवृत मतलब विवृत से थोड़ा सा कम मुंह खुलेगा इसमें, ठीक है। समझ में आ रही है ना। इससे जैसे कि हम बोलेंगे अ, ए और औ, ठीक है, ठीक है ना। तो जैसे ये हमारा सारा हो गया। जैसे समृत स्वर में आ गया ऊ, ऊ, ई। जैसे अर्ध समृत में ओ, ए, थोड़ा सा इससे कम खुलेगा, थोड़ा समृत से अर्ध समृत थोड़ा कम खुलेगा, फिर विवृत में बड़ा मुंह खुलेगा, फिर अर्ध विवृत में क्या हो गया, विवृत से थोड़ा कम मुंह खुलेगा। मतलब मुंह के खुलने के आधार पे जो वर्गीकरण है ये हम समझाना चाह रहे थे। समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो ये हमारे 4 होते हैं, इसको अच्छे से आप लोग याद कर लेंगे कि जो पहला होता है समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर, विवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर, ठीक है ना। आगे हम लोग चलें, अगले पे चलें, अगले टॉपिक पे चलें, ठीक है। अगला टॉपिक है ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है ना। और जो चौथा है हमारा
ओष्ठाकृति यानी ओठ के आधार पर, ठीक है, ओठ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है, ओठ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करना है, ठीक है ना। ओके, तो जो ओठ के आधार पे, ओष्ठाकृति के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण है वो दो प्रकार से किए जाते हैं, ठीक है ना, दो प्रकार से किए जाते हैं। पहला है वृत्तमुखी, समझ में आ रही है ना, वृत्तमुखी स्वर, ठीक है। दूसरा है आवृत्तमुखी स्वर, आवृत्तमुखी स्वर, ठीक है, ठीक है ना। अब इसे हमें डिफाइन करना है कि जो वृत्तमुखी स्वर होता है उसमें आता है उ, बड़ा उ, ओ और औ। इसे आप लोग बोल करके देखें। जैसे ऊ बोलने पे क्या होता है, ओठ की आकृति क्या होती है, गोल यानी वृत्त के आकार की हो जाती है। जैसे बोलने पे ऊ बोलने पे हमारी ओठ की जो आकृति होती है वृत्ताकार हो जाती है, तो इसीलिए हमारा क्या हुआ, वृत्तामुखी स्वर हो गया, ठीक है। जैसे ऊ, ओ और औ ऐसे बोलने में क्या होता है, ओठ की आकृति वृत्ताकार हो जाती है, तो ये हो गया वृत्तमुखी स्वर, ठीक है। और जितना ये 4 हो गया, बचा कितना, 6, ठीक है। तो 6 जो बचा वो सारा आवृत्तमुखी हो गया। जैसे अ, आ, ई, ए सब क्या हो गया, ये आवृत्तमुखी। जैसे अ बोलने पे क्या होता है, मुंह, ओठ का आकृति गोलाकार थोड़े ना होता है, नहीं ना होता है। तो जितना में होता है ये 4 में, ये वृत्तमुखी के अंतर्गत आ गया। और जितने में 6 जो इसमें बचा हुआ जो स्वर है, अ हो गया, आ हो गया, ई, ए जो हो गया ना 6, ये सब आवृत्तमुखी स्वर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, समझ में आ गई, ठीक है ना। अब हमारा बच गया है री, जो हमने जिसको छोड़ दिया था, जिसको बताया था हमने कि री को हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं और 10 को लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो री को छोड़ना नहीं है, उसका भी यूज हम बताएंगे इसमें। आप लोग नोट करके ऐसे लिखेंगे, नोट में लिख लेंगे। से र होता है ना, री जो होता है उसका जो उसे हम लोग स्वर ही कहते हैं, और इसका कौन कौन सा रूप है ये बताना। जैसे र हो गया, र और री, ठीक है, के रूप, समझ में आ रही है ना। तो जो ये र है ना, ये व्यंजन है, ठीक है, ये व्यंजन है, और ये री हमारा क्या है, स्वर है, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल इसमें हमें देखना है कि जो एग्जाम्पल में है र का, री का एग्जाम्पल जो है, ये इस री का स्वर वाले का इसमें है। जैसे हमने कृपा लिख दिया, इसका भी यूज है ना, इसका भी यूज है। से कृतज्ञ लिख दिया, ठीक है। जैसे घृणा लिख दिया, इसमें स्वर वाला री लगा हुआ है। जैसे कृष्ण लिख दिया, ठीक है, कृष्ण लिख दिया, तो ये सब क्या है, ये स्वर वाला र लगा हुआ है, री लगा हुआ है, समझ में आ रही है, ठीक है ना। और जो ये र वाला हो गया ना, र का एग्जाम्पल है, जैसे हमने लिख दिया मात्रा, तो इसमें पूरा र, ये व्यंजन वाला र लगा हुआ है, समझ में आ गई। जैसे हमने लिख दिया क्रम, ये र वाला जिसे हमने लिख दिया वर्णा, ये भी ये व्यंजन वाला र लगा हुआ है, ठीक है, समझ में आ रही है चीज़ें, ठीक है ना। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम बस आज बस इतना ही, और कल हम लोग क्या करेंगे, व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आज स्वर के बारे में हम लोग पढ़े, कल व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे, और कल टॉपिक क्या होगा, ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।